नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की टेक्स्ट बुक पेनोरमा के 11th चैप्टर द रेड ट्रैप की स्टडी करेंगे। साथ ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डील करेंगे। स्वीडिश राइटर सेल्मा लेगरलोफ ने स्वीडन की आयरन ओर से रिच खदानों की पृष्ठभूमि में फेरी टेल के रूप में इस कहानी को कहा है। आइए हम इस कहानी को हिंदी में विस्तार से समझते हैं। एक बार एक आदमी था जो तारों से बनी चूहेदानियां घूम घूम कर बेचा करता था। इधर उधर से सामान इकट्ठा कर वह इन्हें तैयार करता था, लेकिन यह कार्य ज़्यादा फायदेमंद नहीं था। उसे कभी कभी चोरी चकारी और भिक्षावृत्ति का सहारा लेना पड़ता था। उसके फटे कपड़े, धंसे हुए गाल और आंखें उसकी दुर्दशा का वर्णन करने के लिए पर्याप्त थे। इस नीरस और दुखी जीवन को घूमते फिरते ढोते एक दिन उसको एक मजेदार विचार आया। उसको विचार आया कि ये सारी दुनिया, ये धरती, ये समुद्र, इसके शहर और गांव सभी एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये दुनिया लोगों के सामने धन दौलत, खुशियों, घर और भोजन, गर्माहट और कपड़ों आदि के रूप में चारा डालती है, और लोग लालच में आकर इसमें फंस जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे चूहेदानी में चूहे फंस जाते हैं। इस प्रकार इस दुनिया के बारे में बुरा सोचकर उस व्यक्ति को अस्वाभाविक आनंद मिलता था। ऐसा सोचकर प्रसन्न होना उसके लिए एक मनोरंजन बन गया था। एक अंधेरी शाम थके हारे घूमते हुए उसकी नज़र सड़क किनारे की एक झोंपड़ी पर पड़ी। उसने रात भर के लिए शरण मांगने हेतु वहां दरवाजा खटखटाया। झोंपड़ी का मालिक एक वृद्ध व्यक्ति था जो उस घर में अकेला रहता था। उसने प्रसन्नतापूर्वक उसे शरण दे दी। आज उसके साथ बतियाने के लिए कोई व्यक्ति आ गया था। शाम के भोजन के रूप में उसे उसने दलिया खिलाया, फिर चिलम हेतु उसे तंबाकू दी। सोने से पहले दोनों ने मजोलिस नामक ताश का खेल खेला। बातों बातों में वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि वह अपने समृद्धि के दिनों में रेम्सजो आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर का कार्य करता था। अब जब वह ज्यादा कार्य नहीं कर सकता था, उसकी गाय ही उसका एकमात्र सहारा थी, जिसका दूध वह रोजाना डेयरी में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। और हाल ही में पिछले महीने के दूध के भुगतान के रूप में उसे 30 क्रोनर मुद्रा प्राप्त हुई थी। वृद्ध व्यक्ति को जब लगा कि उस अजनबी चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने खिड़की के फ्रेम की खूंटी पर लटकी हुई चमड़े की थैली उतारी और सलवटे पड़े 10-10 क्रोनर के 3 नोट निकालकर हाथ में ऐसे पकड़े कि उस अजनबी को दिख जाए। उसने फिर से उन नोटों को थैली में ठूंस कर टंगा दिया। अगले दिन दोनों व्यक्ति समय पर उठे। बूढ़े व्यक्ति को गाय का दूध निकालने जाना था। दोनों एक साथ घर से बाहर निकले। बूढ़े व्यक्ति ने घर को ताला लगा दिया। चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने उसे धन्यवाद देकर अलविदा कहा और दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। लेकिन आधे घंटे बाद ही वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति इधर उधर घूम घाम कर पुनः उस बूढ़े व्यक्ति के घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वह खिड़की के पास पहुंचा। उसने शीशा तोड़ा, थैली निकाली, उसमें से 30 क्रोनर रुपए लिए और थैली को सावधानी पूर्वक वापस वहीं टांग दिया और वहां से रवाना हो गया। पैसे पाकर वह अपनी चतुराई पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। फिर उसने सावधानी रखते हुए मुख्य मार्ग से आगे बढ़ने के स्थान पर जंगल का मार्ग चुना। शुरू में उसे कोई परेशानी नहीं हुई और वह जंगल में एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता रहा, लेकिन वो जंगल भूल भुलैया जैसा था और वह अब उसमें भटकने लगा। वह बार बार घूम फिर कर एक ही स्थान पर पहुंच जाता था। उसे रास्ता सूझ नहीं रहा था। अब उसे लगा कि वह स्वयं इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस गया है। उसे लगा कि वह रुपए रूपी चारे के लालच में आ गया और अब इस जंगल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा।
दिसंबर माह समाप्ति की ओर था। अंधेरा जंगल में छाने लगा था। वह थक हार कर जमीन पर लुढ़क गया। उसे लगा कि उसका अंतिम समय आ गया था। लेकिन तभी उसे कहीं से नियमित रूप से ठक ठक की आवाज सुनाई दी। वे पास ही एक लोहे के कारखाने में हथौड़ों की आवाजें थी। उसने अपनी सारी शक्ति बंटोरी और लड़खड़ाता हुआ उस दिशा में चल दिया। रेम्सो आयरन वर्क, जो अब बंद हो चुका था, वह थोड़े समय पहले ही एक बड़ा कारखाना हुआ करता था, जिसमें प्रगालक, रोलिंग मील और ढलाई भट्टी लगी हुई थी। क्रिसमस से ठीक पहले की लंबी अंधेरी संध्या को मुख्य लोहार और उसका असिस्टेंट भट्टी के पास बैठे हुए थे और आग में डाले गए पिग आयरन यानी कच्चे आयरन के एनविल पर पीटे जाने योग्य होने का इंतजार कर रहे थे। बारी बारी से उनमें से एक उठता और लंबी लोहे की छड़ द्वारा पिग आयरन के ढेर को हिला देता, फिर पसीने से भीगा हुआ वापस लौट आता। प्रथा के अनुसार वे एक लंबी शर्ट और लकड़ी के जूतों के अलावा कुछ नहीं पहनते थे। भट्टी से तरह तरह की आवाजें निकल रही थी, कभी कोयलों के तड़कने की, कभी दूसरी आवाजें। बाहर से जलप्रपात की आवाज आ रही थी। तेज उत्तरी हवा के साथ बरसात ईंटों की छत पर कोड़ों की तरह पड़ रही थी, उसकी आवाजें अलग आ रही थी। इसी शोर शराबे में चूहेदानी बेचने वाले उस व्यक्ति ने इस कारखाने में प्रवेश किया। मुख्य लोहार ने उसे उस समय देखा जब वह भट्टी के बिल्कुल नजदीक आ गया था। कई बार अनजान व्यक्ति भटकते भटकते शरण लेने वहां आ जाया करते थे, इसलिए मुख्य लोहार के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। लोहार ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उसने शरण की इजाजत मांगी तो मुख्य लोहार ने घमंड से सिर हिलाते वे हाँ तो दे दी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। चूहेदानी वाला व्यक्ति भी चुपचाप वहां रुक गया। उन दिनों रेम्सो आयरन वर्क्स का मालिक एक बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति हुआ करता था, जो बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा जहाजों से भेजने का इच्छुक रहता था। वह फैक्ट्री का भी समय समय पर निरीक्षण किया करता रहता था कि काम अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं। उस रात भी वह निरीक्षण हेतु उस फैक्ट्री में आया था। मालिक का ध्यान सबसे पहले उस फटेहाल घुमक्कड़ व्यक्ति पर पड़ा। वह उसके पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसे वह अजनबी व्यक्ति कोई पुराना परिचित मालूम हुआ। उसे लगा कि वह कैप्टन वॉन स्टॉले है और बुरी हालत के कारण पहचान में नहीं आ रहा है। चूहेदानी वाला व्यक्ति उसे नहीं जानता था, लेकिन उसने सोचा कि फैक्ट्री के मालिक ने गलतफहमी से उसे कोई कैप्टन समझ लिया है, तो उसे समझ लेने दो। हो सकता है कि इससे मुझे कुछ क्रोनर का फायदा हो जाए। इसलिए उसने उसका भ्रम दूर करने का प्रयास नहीं किया। मालिक ने उसे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया, लेकिन पोल खुल जाने के डर से उसने यह ऑफर स्वीकार नहीं किया। फैक्ट्री के मालिक को लगा कि वह अपनी दयनीय स्थिति के कारण उसके साथ घर जाने से आनाकानी कर रहा है। मालिक ने बताया कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ अब मर चुकी है, उसके पुत्र जो हैं वो विदेश में हैं और घर पर केवल उसकी बड़ी पुत्री है और उनके साथ क्रिसमस मनाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए मेरे साथ चलो। लेकिन फिर भी उस अजनबी ने हाँ नहीं भरी। फैक्ट्री के मालिक को आखिर खाली हाथ वहां से जाना पड़ा, लेकिन आधा घंटे के अंदर ही अपनी पुत्री को उस चूहेदानी वाले को समझाने हेतु और घर ले जाने हेतु फैक्ट्री भेज दिया। उस युवती ने उसे बताया कि उसका नाम एडला विल्मनसन है और उसके पिता ने उसको समझा कर घर लाने हेतु भेजा है। वह अजनबी उसे डरा हुआ सा लगा और ऐसा लगा जैसे उसने कोई चोरी की हो या जेल से भागा हो। उस युवती ने उसे केवल क्रिसमस उनके साथ मनाने हेतु अनुनय विनय किया। आखिर उस अजनबी ने हाँ भर दी।
नौकर द्वारा दिए गए कोट को अपने चीथड़ों पर पहनकर वह घोड़ा गाड़ी में उस युवती के साथ उनके घर चल दिया। रास्ते भर वह किसी अनिष्ट की आशंका से भयभीत रहा। उसे लगा जैसे वह किसी और फंदे में फंस गया है। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या के दिन खाने की टेबल पर फैक्ट्री मालिक ने अपनी पुत्री से उस अजनबी का हाल चाल पूछा। वह उसकी फिक्र कर रहा था और कैप्टन की इतनी खराब स्थिति पर दोनों ने चिंता व्यक्त की। जब पुत्री ने उसके शिक्षित होने पर भी संदेह व्यक्त किया तो पिता ने आश्वस्त किया कि जैसे ही वह नहा धोकर बाल और दाढ़ी बनाकर नए कपड़े पहनकर आएगा वह बिल्कुल अलग और सभ्य और शिक्षित व्यक्ति लगेगा। लेकिन जैसे ही वह अजनबी व्यक्ति, वह मेहमान नहा धोकर बाल दाढ़ी बनाकर और नए कपड़े पहनकर वहां आया, फैक्ट्री का मालिक उसे देखते ही नाराज हो गया। मालिक को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि ये तो कोई और व्यक्ति है, यह कैप्टन वॉन स्टोले नहीं है, जिसको रात के अंधेरे में उसने समझ लिया था कि ये कैप्टन है, लेकिन वह कोई और व्यक्ति था। अजनबी ने भी समझ लिया कि अब भेद प्रकट हो गया है, उसका अच्छा समय अब समाप्त हो गया है। लेकिन अजनबी ने कहा कि यह उसकी गलती नहीं है और मालिक कहें तो वह तुरंत अपने पुराने कपड़े पहनकर वहां से चला जाएगा। लेकिन मालिक ने कहा कि अजनबी ने भी ईमानदारी का परिचय यहाँ नहीं दिया था और अब पुलिस इसका निर्णय करेगी। चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति इस बात से भड़क गया और उसने आगे आकर मेज पर मुक्का मारते हुए कहा कि ये पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये अच्छी चीज़ें हमें चारे के रूप में देती है और हम लालच में आकर हमेशा के लिए उसमें फंस जाते हैं, जैसे मैं फंस गया। आज आप मुझे पुलिस बुलाकर जेल भेज देना चाहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप स्वयं किसी बड़े चारे के लालच में आकर उसे प्राप्त करना चाहेंगे और फिर आप भी उस फंदे में फंस जाएंगे। उसकी ये मज़ेदार बात सुनकर मालिक को हंसी आ गई। मालिक ने कहा कि क्रिसमस की पूर्व संध्या है और इसलिए हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे, लेकिन तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जब वह वहाँ से जाने लगा तो उस युवती ने उसे रोक लिया। पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह युवती जो सुबह तक यह सोचकर आनंदित हो रही थी कि क्रिसमस के अवसर पर वह एक गरीब, दुखी और असहाय व्यक्ति की सहायता कर रही है, उस आनंद से अब वह वंचित नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसने उस अजनबी का बचाव किया। युवती ने अपने पिता से कहा कि यह गरीब और घुमक्कड़ व्यक्ति है, यह जहाँ जाता है वहाँ से इसे दुत्कार कर भगा दिया जाता है। मैं चाहती हूँ कि आज क्रिसमस के दिन कम से कम वह एक दिन आनंद में व्यतीत करे और कम से कम एक दिन उसका सम्मान हो, यह मैं चाहती हूँ। पिता अपनी पुत्री का इस बात पर विरोध नहीं कर पाया। युवती ने उस अजनबी को खाने की टेबल पर बैठाया। चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति एक शब्द भी न बोल पाया, लेकिन वह सोचने लगा कि उस युवती ने उसका पक्ष क्यों लिया था। क्रिसमस की पूर्व संध्या बीतने लगी। उस अजनबी ने कोई समस्या पैदा नहीं की। उसने अपना ज्यादातर समय सोते हुए बिताया। दोपहर में उसे क्रिसमस के भोजन हेतु उठाया गया, जिसे खाकर वह फिर से सोने चला गया। शाम को जब क्रिसमस के पेड़ में रोशनी जला दी गई तो उसे फिर जगाया गया। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, लेकिन फिर जाकर सो गया। उसे ऐसा लगता था कि उसने ऐसी निश्चल नींद कई सालों में पहली बार ली हो। 2 घंटे बाद उसे भोजन हेतु फिर उठाया गया। भोजन करने के पश्चात वह वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के पास गया, उन्हें धन्यवाद दिया और शुभ रात्रि कहा। उस युवती ने उसे वह कोट जो उसने पहन रखा था और जो उसके पिता का था को क्रिसमस के उपहार के रूप में रख लेने के लिए कहा, तथा उसे
अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या हेतु भी यदि वह आना चाहे तो आमंत्रित किया। चूहेदानी वाला व्यक्ति आश्चर्य के साथ निशब्द हो गया। अगली सुबह जल्दी फैक्ट्री मालिक और उसकी पुत्री क्रिसमस की पूजा हेतु चर्च चले गए। उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था। चर्च से लौटते वक्त पिता पुत्री दोनों परेशान नजर आए। चर्च में उन्होंने एक चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के बारे में सुना। लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसने आयरन वर्क्स के एक पुराने क्रॉफ्टर को लूट लिया था। पिता को अंदेशा था कि पीछे से उनके घर में भी उसने पता नहीं क्या क्या चुरा लिया होगा। घोड़ा गाड़ी रुकते ही मालिक ने नौकर से उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा और साथ ही चर्च में जो बातें सुनी थी वो बताई। नौकर ने बताया कि वह अजनबी व्यक्ति वहां से चला गया है और अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया था। इसके विपरीत उसने युवती के लिए क्रिसमस के उपहार के रूप में एक पैकेट छोड़ा था। युवती ने जब वह पैकेट खोला तो उसके आनंद की सीमा नहीं रही। उसमें एक छोटी चूहेदानी और उसमें 3 सलवटे भरे 10-10 क्रोनर के नोट पड़े थे। साथ ही एक पत्र भी पड़ा था जो उस युवती को संबोधित कर कटे फटे अक्षरों में लिखा गया था। पत्र में उसने युवती के सद्व्यवहार पर आभार प्रकट किया था कि उस युवती ने उसका ट्रीटमेंट एक कैप्टन की भांति किया था। उसने वे 30 क्रोनर वापस उस वृद्ध क्रॉफ्टर को, जो सड़क के किनारे रहता है, को लौटा देने को कहा। साथ ही उसने युवती को चूहेदानी की भेंट के बारे में लिखा था कि ये चूहेदानी एक चूहे की तरफ से उपहार है जो इस दुनिया की चूहेदानी में फंस गया था और बुरी तरह से फंस गया होता यदि उस युवती ने उसे कैप्टन बना कर कैप्टन की तरह ट्रीटमेंट करके और कैप्टन न होते हुए भी उसकी भांति न रखा होता। अपनी मित्रता और सम्मान को प्रकट करते हुए उसने नीचे हस्ताक्षर भी कैप्टन वॉन स्टाहले के रूप में किए थे। इस प्रकार से हमने इस कहानी का विस्तार से हिंदी में अनुवाद देखा। आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। एक प्रश्न है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप? पेडलर को यह विचार कहाँ से आया कि दुनिया एक चूहेदानी थी? हमने इस पाठ में देखा कि घूमते घूमते एक दिन जब वह परेशान था, थका हुआ था और अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसे विचार आया कि ये पूरी दुनिया, उसके चारों ओर की संपूर्ण दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और उस दुनिया के अंदर जितनी भी खुशियां हैं, जितनी समृद्धि है, वो सब दुनिया के लोगों के लिए चारे के अलावा कुछ भी नहीं है। एक अन्य प्रश्न है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप? पेडलर ये सोचने को बाध्य क्यों हुआ कि वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया था? हमने देखा कि जब पेडलर ने 30 क्रोनर चुरा लिए थे तो अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए वह मुख्य मार्ग से न होते हुए एक जंगल के मार्ग से आगे बढ़ने लगा। लेकिन वो जंगल इस प्रकार का था कि वह उसकी भूल भुलैया में फंस गया और उसे उसका अंतिम छोर नहीं मिल पा रहा था। अब वह इस बात को सोचते हुए बाध्य हो गया कि वह वास्तव में स्वयं एक चूहेदानी में फंस गया था। एक अन्य प्रश्न है, व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम? पेडलर के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद भी एडला ने उसको एंटरटेन क्यों किया, उसकी खातिरदारी क्यों की, उसे घर पर क्यों रोका? हमने इस पाठ में देखा कि एडला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह क्रिसमस के अवसर पर एक गरीब भूखे व्यक्ति को, एक प्रताड़ित व्यक्ति को भोजन खिलाना चाहती थी, उसके साथ त्योहार मनाना चाहती थी, उसे घर जैसा महसूस कराना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जो है वो एक दिन शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ गुजार सके और वह उसके प्रति दया रखती थी, सहानुभूति रखती थी। इसलिए उसके बारे में सच्चाई पता लगने के बावजूद भी वह अपने इस सामाजिक दायित्व के निर्वाह से पीछे नहीं हटना चाहती थी। एक अन्य प्रश्न है, व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर?
पेडलर के द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर एडला प्रसन्न क्यों हुई? एडला इसलिए प्रसन्न हुई क्योंकि उस पेडलर ने, उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने स्वयं को, अपने आप को उस कैप्टन के बराबर लेवल से उठा लिया था। वह इस दुनिया के जो लालच था उसमें से अपने आप को फंसने से बचा लिया था और उसने अपने पत्र में एडला के प्रति अपनी मित्रता और सम्मान को और आदर को व्यक्त किया था। तो आशा है आपको यह पाठ, ये वीडियो लेसन भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।